दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के ज्योग्राफी विषय को या उससे जुड़े हुए पीवाईक्यू के सेशंस को चर्चा में लेकर आते हैं, जिसमें हम भूगोल के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि उन प्रश्नों से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट या और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कौन से हो सकते हैं, उन पर हम यहाँ डिटेल से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू सेशन या पीवाईक्यू यहाँ सॉल्व करने के पीछे हमारा मुख्य मकसद यही है कि आप अपनी तैयारी की रणनीति को समझ पाएं। यदि आपने किसी विषय को पढ़ा है, किसी टॉपिक को पढ़ा है, किसी सेगमेंट को पढ़ा है, तो क्या आप उससे पूछे गए प्रश्नों को हल कर पाने की स्थिति में है या नहीं, ये मदद करता है आपका पीवाईक्यू वाला सेशन। ठीक है, तो मुख्य हमारा मकसद क्या है कि आप पीवाईक्यू के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाए। ठीक है, यूजीसी नेट के पीवाईक्यू के सेशंस में हमने पिछले वर्षों में भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वो कवर कर लिए हैं और अब हम जलवायु विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। जलवायु विज्ञान में भी वर्ष 2016 तक के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है, यानी वर्ष 2016, 17, 18, 19, 20 से लेकर 24 तक जितने भी प्रश्न जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी से पूछे गए हैं, हमने उन्हें चर्चा में शामिल कर लिया है। ठीक है, अब 2016 के आसपास और भी जितने प्रश्न बचे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और इससे पिछले वाले वर्षों में हम चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन का हम पहला प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्यस्थ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र और ऑप्शन डी है बाह्य मंडल। ठीक है, दिसंबर 2015 के सेशन में यूजीसी नेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। हम सभी जानते हैं यूजीसी नेट या यूजीसी 2 बार एक साल में अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो एक वर्ष में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराना मतलब एक बार जून जुलाई के आसपास सेशन होता है उसका एग्जाम का और दूसरा दिसंबर में। तो ये दिसंबर वाले 2015 के सेशन में प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंडल हैं, कौन से हिस्से हैं जो वायुमंडल में शामिल हैं। ठीक है, हमने हमारे प्रीवियस क्लास में वायुमंडल पर डिटेल से चर्चा की है। यदि आप वायुमंडल के संघटकों के बारे में जानना चाहते हैं, वायुमंडल की संरचना के बारे में जानना चाहते हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब पर सर्च करिए वायुमंडल या वायुमंडल की जो भी परतें, जिस भी परत के बारे में आपको जानना हो उसका नाम भी लिखकर सर्च कर सकते हैं। आपको ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के चूंकि सेशन में वायुमंडल से प्रश्न पूछा गया है तो हम वायुमंडल पर चर्चा करेंगे। वायुमंडल गैसों का क्या है, एनवेलप है, गैसों का आवरण है जो पृथ्वी के चारों ओर काम कर रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर काम करने वाले गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कुछ गैसें स्थायी गैसें होती हैं और कुछ गैसें अस्थायी गैसें होती हैं। स्थायी गैसें यानी जिनका अनुपात वायुमंडल में निश्चित है और अस्थायी गैसें यानी जो परिवर्तनशील गैसें होती हैं। ठीक है, वेरिएबल गैसेस होती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों की बात करते हैं, यानी हम विभिन्न प्रकार की परतों में पाई जाने वाली गैसों की बात कर रहे हैं। और ये ध्यान रखें कि वायुमंडल को ताप के आधार पर और रासायनिक आधार पर अलग अलग मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसमें ताप के आधार पर यदि हम इसके मंडलों की बात करें तो वायुमंडल ताप के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली परत क्षोभ मंडल कहलाती है, दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है, तीसरी परत मध्य मंडल कहलाती है या इसे मध्यस्थ मंडल भी कह सकते हैं, और चौथी परत ताप मंडल कहलाती है। और ताप मंडल को 2 भागों आयन मंडल और बहिर्मंडल या बाह्य मंडल में बांटा गया है। ठीक है, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा और इसे संयुक्त रूप से हम ताप मंडल के रूप में लेकर चलते हैं। ये तो था कि ताप के आधार पर वायुमंडल के विभाजन की बात कि कितने किलोमीटर से कैसे कैसे ताप में वृद्धि होती है, या की शुरुआत में तो कमी देखी जाती है, तो कैसे कमी होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, ये देखने को मिलता है। रासायनिक आधार पर भी जो वायुमंडल है वह 2 प्रकार के हैं, एक तो सममंडल, ठीक है, और दूसरा है विषम मंडल। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा क्या है या कौन सा वह क्षेत्र है जो वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। आप देखिए मध्यमंडल हमारे वायुमंडल का हिस्सा है, समताप मंडल भी वायुमंडल का हिस्सा है और बाह्यमंडल भी वायुमंडल का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र यह वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें, हमारे पास जो वायुमंडल के जितने परतें मौजूद है, वायुमंडल की जितनी मंडल मौजूद है, इन मंडलों में हम देखें तो चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र यह वायुमंडल में स्थित नहीं है, यह वायुमंडल का क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब बात की जाए कि चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र होता क्या है। चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर का अंतरिक्ष का क्षेत्र होता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर चूंकि हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र है जिसे हम गुरुत्व बल के रूप में जानते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र है वह अन्य ग्रहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है और ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे हमारे एक खगोलीय पिंड पृथ्वी है, पृथ्वी की चारों ओर का जो क्षेत्र है वो उसका चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र होगा, और इसके बीच में जो भी आवेशित कण आएंगे वो इसी क्षेत्र के भीतर होंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए बुध ग्रह है, मान लीजिए बृहस्पति ग्रह है, तो इसका भी अपना चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें कि ये इसकी वायुमंडल की परतों या वायुमंडल के भागों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि यह इनकी वायुमंडल या हमारी ये पृथ्वी के वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अभिकथन ए कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, और कारण आर क्या कह रहा है कि CO2 ताप को अवशोषित कर सकती है। कूट है ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी के रूप में। देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। ये प्रश्न दिसंबर 2015 के सेशन में ही पूछा गया था। देखिए प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। अभिकथन ए और इसके कारण आर को जानते हैं। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति आवश्यक है। देखिए हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और इन गैसों की एनवेलप के द्वारा ही वायुमंडल का निर्माण होता है। इन गैसों की अपनी महत्वता है, अपनी इंपॉर्टेंस है, इनका अपना अनुपात है। जैसे सर्वाधिक अनुपात में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो इतने अनुपात में पाए जाने के बावजूद ध्यान रखें कि उतनी ज्यादा क्रियाशील नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से मानव, मनुष्य या कोई भी चीज, इसे कोई भी जीव जंतु की बात करें, इसे ग्रहण नहीं कर सकता। पौधे सबसे पहले मिट्टी के जरिए नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, फिर बाद में अंत में जाकर प्रोटीन का निर्माण इसके द्वारा होता है। और मनुष्य के लिए भी भोजन के रूप में प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हम श्वसन के रूप में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात आती है तो ध्यान रखें कि मानव श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वातावरण में छोड़ता है। जीव जंतु यही काम करते हैं, श्वसन क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वातावरण में छोड़ते हैं। ये ध्यान रखें कि जो हम जीवाश्म आदि का दहन करते हैं, इसके माध्यम से भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब ये इंपॉर्टेंट बात कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी कैसे है, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा कि हरित जो भी स्वपोषी पौधे होते हैं, स्वपोषी पौधों को अपने भोजन के निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसकी मदद से, इसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण पौधे करते हैं जो इनके लिए जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 आवश्यक है, हरे पौधों, स्वपोषी पौधों के लिए आवश्यक है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसके उप उत्पाद के रूप में O2 मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जो जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन श्वसन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए CO2 क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन कहा जा रहा है कि CO2 ताप को अवशोषित कर सकती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। दरअसल हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है, यह सूर्य की
जो किरणें आती हैं, सूर्य की जो विकिरण आती है, इसके लिए क्या है, पारदर्शी है। भले ही यहाँ पर CO2 मौजूद है, तो ध्यान रखें जो सूर्य की सौर्य किरणें आ रही हैं, सौर्य की विकिरण आ रही हैं, इनमें से अवरक्त किरणों को यह अवशोषित करती है। और पृथ्वी में यदि पृथ्वी बहुत ठंडी है तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी को तापमान प्राप्त करने की जरूरत है ताकि यहाँ पर गर्मी मौजूद रहे, पृथ्वी में गर्मी मौजूद रहे, ताप मौजूद रहे। तो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषण का कार्य करती है कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में ध्यान रखें कि अब यहाँ से ये अवशोषित तो हुई किरणें, ऊष्मा बजट हमने पढ़ा होगा, तो बाहर भी किरणें निकलती हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम, बहिर्गामी पार्थिव किरणें कहते हैं। सूर्य से आने वाली जो अवरक्त किरणें हैं उनके अवशोषण का कार्य करती है कार्बन डाइऑक्साइड, या आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली किरणों के लिए क्या है, पारदर्शी है, लेकिन जो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण है इसके लिए अपारदर्शी हो जाती है। तो ये यहाँ पर इस ताप को रोक कर रखने का कार्य करती है ताकि पृथ्वी गर्म बनी रहे। तो जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ रही, मान लीजिए हमने जीवाश्म ईंधन का दहन बढ़ा दिया और जैसे ही हमने मानवीय क्रियाकलापों की वजह से बढ़ाया, वैसे ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाती है तो अब यहाँ से जो पार्थिव विकिरण जिसके लिए अपारदर्शी हो रही थी, इसकी मात्रा और बढ़ने से पार्थिव विकिरण का जो तापमान है ये बाहर नहीं जा पा रहा, ये यही रह जा रहा है, जिसकी वजह से वैश्विक तापन की स्थिति मौजूद हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग दरअसल अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि क्या है, हमारे लिए नकारात्मक है। ठीक है, तो ध्यान रखें, चूंकि हमने इतना डिटेल एनालाइज कर लिया है, चूंकि प्रश्न की जितनी डिमांड है, यदि हम उस पर बात करें तो यहाँ कूट की बात की जाए तो CO2 ताप को अवशोषित करती है, यह बात बिल्कुल सही है। और यह भी सही है कि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति आवश्यक है। तो दोनों कथन सही है, इसकी यह व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु की किसी दी हुई मात्रा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा निम्नलिखित में से किस तापक्रम सापेक्षिक आर्द्रता संयोजन इसमें सर्वाधिक होगी। ध्यान रखिएगा, आपके पास टेम्परेचर यानी तापमान का और सापेक्षिक आर्द्रता का संयोजन मौजूद है। आपको यह बताना है कि किस तापमान और किस सापेक्षिक आर्द्रता के संयोजन में ऐसा देखने को मिलेगा कि जलवाष्प की वास्तविक मात्रा ठीक ठीक इसमें होगी। तो कौन सा जो संयोजन है वह सबसे अच्छा होगा। ठीक है, प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। वायु की किस दी हुई मात्रा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा निम्नलिखित में से किस तापक्रम सापेक्षिक आर्द्रता संयोजन में सर्वाधिक होगी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 40 डिग्री 100%, 25 डिग्री 100%, 0 डिग्री 100% और ऑप्शन डी है 30 डिग्री 100%। ठीक है, ये प्रश्न जुलाई 2016 के सेशन में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछा गया है। इस प्रश्न पर फिर से गौर करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। सबसे पहली बात आपको जानना होगा जलवाष्प की मात्रा। जलवाष्प की मात्रा यानी देखिए, जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो वाष्पीकरण की क्रिया में जो वायु ऊपर की ओर उठती है यह अपने साथ आर्द्रता को लेकर ऊपर उठती है। तो किसी वायु में कितनी आर्द्रता, कितनी नमी मौजूद है, यही उसकी जलवाष्प की मात्रा कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी जब हम बात करते हैं, ये तो हमने जलवाष्प के बारे में बात की कि कितनी जलवाष्प या कितनी आर्द्रता उसमें मौजूद है। अब बात आती है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। तापमान तो हम सभी को पता है कि तापमान क्या है, लेकिन सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, क्योंकि यहाँ पर तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के संयोजन के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जब हम सापेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो वायु ऊपर की ओर उठी, ठीक है, उस वायु में एक निश्चित तापमान की बात कर रहे हैं। मान लीजिए तापमान इतना है, ठीक है, T है। उस तापमान में कोई जो वायु है उसमें जलवाष्प की मात्रा यानी कितनी नमी उसने उसमें ग्रहण की है। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा एवं जल ग्रहण करने की क्षमता, इसका मतलब यही क्या है, यही सापेक्षिक आर्द्रता है। इसी के अनुपात को कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। इसका मतलब ये कि कोई जो वायु है किसी निश्चित तापमान पर कितनी जल की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा अपने पास इकट्ठा
कर सकता है और उसकी जल ग्रहण करने की सामर्थ्य कितनी है, क्षमता कितनी है, यही उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करें इस प्रश्न की। इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि क्या कौन सी कैपेसिटी पर कितनी ज्यादा वह जलवाष्प की क्षमता को इकट्ठा कर पाएगा। ये ध्यान रखें कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, क्योंकि तापमान के बढ़ने की वजह से ये दोनों चीजें क्या होंगी, प्रभावित होंगी। जल वाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी, सापेक्षिक आर्द्रता भी उतनी अधिक होगी, क्योंकि जल वाष्प की मात्रा सीधे समानुपातिक है किसके, सापेक्षिक आर्द्रता के। तो जल वाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी, सापेक्षिक आर्द्रता उतनी अधिक होगी। ये ध्यान रखिएगा, जल वाष्प की मात्रा जैसे ही अधिक होगी, इसका मतलब क्या होगा कि जल ग्रहण करने की क्षमता कम हो रही है। जब जितनी ज्यादा किसी वायु में जलवाष्प की मात्रा, आर्द्रता इकट्ठी होगी, अब उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाएगी, नमी वह इकट्ठा करता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये तो व्युत्क्रमानुपाती हो गई, ये इसके ऑपोजिट हो गई। जैसे ही हम वायु का तापमान बढ़ाएंगे, तो मान लीजिए वायु का तापमान क्या हो गया, अभी 25 है, लेकिन 100% नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि अभी टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, यदि यानी वायु का तापमान बढ़ जाता है, तो उसकी आर्द्रता सामर्थ्य भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे वायु का हम तापमान बढ़ाएंगे, उसमें आर्द्रता इकट्ठा करने की जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, वह क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो तापमान के बढ़ने से उसकी आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाती है और सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हम बात करते हैं कि 40 डिग्री पर टेम्परेचर, मान लीजिए हम 25 डिग्री टेम्परेचर की बात करते हैं, तो अभी तो तापमान कम है, इसका मतलब उसमें जो कैपेसिटी है वह क्या, उसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वह क्या होगी, कम होगी, है ना। टेम्परेचर कम है, सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, हम आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, हम देखें कि जलवाष्प की मात्रा फुल हो गई। मान लीजिए जलवाष्प की मात्रा जब फुल होगी, इसका मतलब अब वहां पर क्या होगी, उसकी जो कैपेसिटी है जलवाष्प की इकट्ठा करने की जो सामर्थ्य है, वह क्या होगा, वहां पर कम होता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें कि 40 डिग्री ताप पर वायु की आर्द्रता सामर्थ्य अधिकतम होगी। जैसे जैसे आपने तापमान बढ़ाया, तापमान के बढ़ाने से क्या होगा, आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता की क्षमता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से 40 डिग्री का जो टेम्परेचर है, ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा जहां पर उसकी आर्द्रता, यानी उस क्षेत्र में उसके द्वारा, वायु द्वारा जल ग्रहण करने की जो क्षमता है, वह क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 40 डिग्री ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। तापमान जहां कम है, जैसे 25 कम है, 30 कम है, 0 डिग्री कम है, तो यहाँ पर अभी आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता है, वह क्या होगी, कम। ठीक है, जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन ए इस तरीके से सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची 1 में 4 आर्द्रताओं का प्रकार दिया हुआ है। पहला है निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा सापेक्षिक आर्द्रता, तीसरा विशिष्ट आर्द्रता और चौथी है मिश्रणानुपात। ठीक है, सूची 2 में इन्हीं के सामने आपको विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे सूची 1 में यदि हम निरपेक्ष आर्द्रता कहें, तो उसके सामने लिखा है जलवाष्प के भार तथा प्रति इकाई शुष्क वायु के आयतन का अनुपात। यदि हम बात करें सापेक्षिक आर्द्रता की, तो इसके सामने लिखा है नंबर 2 पर जलवाष्प सहित 1 किलोग्राम वायु में निहित जलवाष्प का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता की बात करें तो निश्चित आयतन और तापक्रम में वायु में वास्तव में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापक्रम में वायु में अधिकतम मात्रा में रहने वाली जलवाष्प की मात्रा का अनुपात। और ऑप्शन डी है मिश्रण अनुपात, जिसमें कहा गया है चौथे नंबर पर वायु की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित नमी का कुल भार। ठीक है, कूट में आपको एबीसीडी दिए गए हैं और इनका क्रम दिया गया है, आपको सही जवाब इसी से बताना है। जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया था। और अभी अभी हमने सापेक्षिक आर्द्रता को जाना है जलवाष्प की, जिसमें हमने देखा कि इसी निश्चित तापमान में जलवाष्प की मात्रा का अनुपात बटे जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, है ना, इसी को हमने कहा कि क्या है, ये सापेक्षिक आर्द्रता है। देखिए कहां पर लिखा है, ये बात कहां लिखी है, इसमें लिखा है ये निश्चित तापक्रम और आयतन में वायु में वास्तव में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापक्रम में वायु में अधिकतम मात्रा में रहने वाले जलवाष्प की मात्रा का अनुपात। अधिकतम मात्रा यानी उसकी सामर्थ्य की बात की जा रही है। अब देखिए सापेक्षिक आर्द्रता कहां पर है, क्योंकि उसी अनुपात पर आप सही जवाब बता पाएंगे। सापेक्षिक अनुपात आर्द्रता यानी बी ऑप्शन में है
और बी का सुमेलन 3 सही है। 3 मतलब यही क्या, निश्चित आयतन या निश्चित तापमान में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अनुपात या इसका भाग दे दें। तापक्रम में ही, उसी तापक्रम में ही अधिकतम मात्रा में रहने वाली जलवाष्प की मात्रा यानी उसकी कितनी कैपेसिटी है, सामर्थ्य है। ठीक है, अगला हम बात करें यदि निरपेक्ष आर्द्रता की, कि क्या है निरपेक्ष आर्द्रता। तो ध्यान रखें, वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, यानी इतना आयतन है, मान लीजिए वायु इतनी ज्यादा विस्तृत है। ठीक है, इसमें एक इकाई आयतन ये है, एक इकाई आयतन ये है, एक इकाई आयतन ये है, एक इकाई आयतन ये है। अब इसकी बात की जाए तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इस इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, कितनी जलवाष्प की मात्रा है, यही इसकी क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता है। तो वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित नमी या कुल भार या जलवाष्प की मात्रा, यानी इसका सुमेलन क्या है, 4। ठीक है, एक का सुमेलन हो गया 4, 2 का सुमेलन हो गया 3। ठीक है, अब है विशिष्ट आर्द्रता। जब भी विशिष्ट आर्द्रता की बात की जाएगी, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात की जाएगी, तो यह क्या है, यह 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में उपस्थित ग्राम इकाई में जलवाष्प की सकल मात्रा 1 किलोग्राम जो आपके पास वायु उपस्थित है। अब आपके पास ये क्या है, ये अभी तो ये आपके पास 1 किलोग्राम आर्द्रता वाली वायु है, इसमें उपस्थित ग्राम इकाई में, अब किसकी बात की जा रही है, ग्राम इकाई में 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम जितनी ये आपको ये इकाई दिखाई दे रही है, इस ग्राम इकाई में जलवाष्प की सकल मात्रा को हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो विशिष्ट आर्द्रता यानी आप ध्यान रखें, जलवाष्प सहित 1 किलोग्राम में वायु में निहित जलवाष्प का द्रव्यमान। ठीक है, अब इस सुमेलन की बात करें तो नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यही लिखा है 1 किलोग्राम वायु में निहित जलवाष्प का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में। अभी हमने देखा ये पूरी जितनी भी आपके पास किलोग्राम में आर्द्रता है, उसकी 1 किलोग्राम में जो भी जलवाष्प की मात्रा है, ठीक है, ग्राम में मौजूद है, वही क्या है, उसकी विशिष्ट आर्द्रता है। मिश्रण अनुपात की बात की जाए तो ये क्या है, ये जलवाष्प के भार तथा प्रति इकाई शुष्क वायु के आयतन के अनुपात को कहते हैं। जलवाष्प का भार और प्रति इकाई आयतन में जो शुष्क भार, ध्यान रखें, प्रति इकाई शुष्क वायु के आयतन के अनुपात को, शुष्क वायु के आयतन के अनुपात को। अब ये कहां पर है, जलवाष्प के भार तथा प्रति इकाई शुष्क वायु के आयतन का अनुपात, ये हमारा सुमेलन हो गया 1। ठीक है, इसका क्रम क्या है, 4, 3, 2 और 1। देखिए कहां पर है, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, सूची 1 में आपके सामने वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर गैसें दी गई हैं। ठीक है, और सूची 2 में ऊंचाई का अंतराल दिया गया है। इन दोनों को सुमेलित करते हुए हमें सही जवाब बताना है कूट की सहायता से। ठीक, अब देखिए सूची 1 में आपके सामने क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। सूची 2 में आपको किलोमीटर में इनकी डिस्टेंस है। जैसे सूची 1 में जैसे नाइट्रोजन है, इसके सामने है 200 से 1100 किलोमीटर, ऑक्सीजन है 1100 से 3500 किलोमीटर, हीलियम है 100 से 200 किलोमीटर, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन है 3500 किलोमीटर, इससे ऊपर वाले जो परतें हैं उसके लिए। ठीक है, जब हम बात करेंगे वायुमंडल की, तो देखिए जब हमने तापमान के आधार पर वायुमंडल की परतों की बात की, तो ये आप मानकर चले कि कुछ किलोमीटर तक ही डिस्टेंस इसमें शामिल है, 800 किलोमीटर तक लगभग ये लेकर जाता है। ठीक है, वायुमंडल में तापमान के आधार पर हम क्षोभमंडल की शुरुआत कर देते हैं। तो अमूमन हम जब रॉकेट के सेंसर की मदद की बात करते हैं, तो इनसे हम मात्र कुछ किलोमीटर तक ही अनुमान लगा पाते हैं कि इतने किलोमीटर तक कोई भी परतें ऐसे काम करती हैं। ठीक है, और इसमें हम जो हमारा मुख्य वायुमंडल है 16 से 29 माफ कीजिए 16 से 29 किलोमीटर, इनके बारे में हम कुछ एग्जैक्ट डेटा दे पाते हैं। फिर जब हम रासायनिक आधार पर तापमान के या रासायनिक आधार पर वायुमंडल के विभाजन की बात करते हैं, तो इसमें 2 मंडल काम आते हैं, एक तो सममंडल और दूसरा है रासायनिक आधार के भीतर ही विषम मंडल। ठीक, सममंडल वही जिसमें पुनः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अन्य मंडल पाए जाते हैं। इनके आधार पर कैसे
तापमान को समानता रूप से वितरित किया गया है। दूसरा है विषम मंडल। विषम मंडल में ध्यान रखें, विषम मंडल को ऊपर कितने किलोमीटर तक, कितनी ऊंचाई तक जो गैसें पाई जाती हैं, इन गैसों के ही किलोमीटर के डिस्टेंस पर विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जब भी आप बात करेंगे सममंडल या विषम मंडल की, जब भी आप बात करेंगे इनके डिवाइड करने की बात के क्रम की, कि इन्हें कैसे डिवाइड किया गया है, तो ध्यान रखें कि अभी तक जब हम सममंडल की बात करते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, 90 किलोमीटर तक के डिस्टेंस की। ठीक है, जब हम विषम मंडल की बात करते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 90 के बाद 91 किलोमीटर से लेकर, या आप कह सकते हैं 100 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक की, या उसके बाहरी मंडल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सममंडल में तो हम कहां तक शामिल कर पाते हैं, तापमंडल तक शामिल कर पाते हैं, थोड़ी सी उसका हिस्सा हम कवर कर पाते हैं। लेकिन जब हम विषम मंडल की बात करते हैं तो हो सकता है कि यह 100 किलोमीटर से लेकर अब यह 10,000 किलोमीटर तक चला जाए, क्योंकि जो उसकी मात्रा पाई जाती है, गैसों की मात्रा पाई जाती है, वे 10,000 किलोमीटर तक कई सेंसर के द्वारा मापी गई है। ठीक है, तो अब हमारे प्रश्न में विषम मंडल के आधार पर कहाँ कितने किलोमीटर पर कितने प्रकार की कौन सी गैसों का बंच पाया जाता है, उसी आधार पर ही इसे हम यहाँ प्रश्न में आप सॉल्व करेंगे। ध्यान रखें कि विषम मंडल की जो विभिन्न परतें हैं, उनके मध्य जितने भी रासायनिक और भौतिक आधार पर जो गैसें पाई जाती हैं, उनका वितरण हम यहाँ समझेंगे। जैसे जैसे ही विषम मंडल में आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं 90 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है, 90 किलोमीटर तक तो आपने देखा तापमंडल, उससे ऊपर जब आप बढ़ते हैं तो जो पहली परत आपको मिलेगी 90 किलोमीटर से, वह है नाइट्रोजन की परत। पहली परत आपको जो मिलेगी वह क्या है, वह है नाइट्रोजन की परत, और यह आपको लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक मिलेगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की परत की ऊंचाई कितनी है, 100 से 200 किलोमीटर। फिर नाइट्रोजन के बाद आपको, जैसे ही आप विषम मंडल में फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परत मिलेगी, और ऑक्सीजन की परत ध्यान रखें आपको 200 से 1100 किलोमीटर तक मिलेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहां से 200 से 1100 किलोमीटर तक मिल रही है आपको। फिर आप और ऊपर की ओर बढ़ेंगे और आपको मिलेगा किसकी परत मिलेगी, हीलियम की परत, और हीलियम की परत आपको 1100 से 3500 किलोमीटर तक मिलेगी। ठीक है, फिर आप जैसे ही और ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन की परत, और हाइड्रोजन की परत के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह परत आपको और 3500 किलोमीटर से ऊपर या उससे ऊपर और मिलेगी। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले जो हीलियम की परत है वह आपको 1100 से 3500 पर मिलती है, और जो हाइड्रोजन की परत है वह आपको 3500 किलोमीटर और उससे ऊपर मिलती है। तो क्रम क्या बन रहा है हमारे पास, 3। ठीक है, 3 के बाद 1, फिर आपने देखा इसके बाद 2, फिर नंबर 4। तो 3 1 2 4, देखिए हमारे आंसर में कहा है 3 1 2 4, ऑप्शन बी में है। तो 3 1 2 4 के आधार पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विभिन्न परतों की जब हम बात करते हैं वायुमंडल में रासायनिक संरचना के आधार पर, तो रासायनिक संगठन के आधार पर हमारे पास 2 मंडल हैं, सममंडल और विषम मंडल। 90 किलोमीटर तक की डिस्टेंस जो कि सामान्य तौर पर हमने तापमंडल में भी देखी थी, वह कहां पर है, वह तापमंडल के आखिरी बिंदु तक है। वायुमंडल तक की बात कर लेते हैं हम उसमें, ये सममंडल के भीतर शामिल होते हैं, और जैसे ही गैसीय परतों के आधार पर वितरण शुरू होता है 90 किलोमीटर से बाद शुरू होता है, इसके बाद शुरू होता है। तो 100 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर क्रॉस करके 10,000 किलोमीटर तक लगभग ये डिस्टेंस पाया जाता है, और इसमें हम कितने किलोमीटर पर कौन सी गैस पाई जाती है, किस गैस का सर्वाधिक यहाँ सांद्रण मौजूद है, इस आधार पर इसे 4 परतों में बांटा गया है। ये 4 परतें किलोमीटर के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत है, आप इससे डिटेल्स समझ सकते हैं, और चाहे तो अपना एक नोट्स तैयार कर लें कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर विषम मंडल में ऊंचाई पाई जाती है और कहाँ पर कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।